आज का जो चौथा अध्याय अपना हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण कैसे करेंगे। 3 अध्याय अपने कम्प्लीटली हो चुके हैं। जो नोट्स ईवीएस के जो नोट्स हैं, जो वर्ग 3 पर मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पूरा बेस एनसीईआरटी प्लस सिलेबस पर ही आधारित है और ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं हर एक परीक्षा में। तो इसमें अपन सिलेबस में क्या क्या कवरेज करेंगे, जैसे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं अपने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जो प्राकृतिक संसाधन है अपने उनका संरक्षण अपन किस प्रकार से करेंगे, ऊर्जा संसाधन, अपने ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, और परंपरागत स्रोत, जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से जानेंगे। जैसे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता रखते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं, या अपन स्पष्ट कह सकते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जो हमारी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन वह कहलाता है कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। यानी प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए सभी पदार्थ जो मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं वही प्राकृतिक संसाधन है। जैसे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मिट्टी ले लो, जिनका अपन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते वही प्राकृतिक प्रकृति के अंतर्गत आएगा। मिट्टी का अपन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, जल का अपन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, खनिज का अपन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, वनस्पति ले लो, वन्य जीव ले लो, भूमि, ऊर्जा, ये सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए। मानव चाह के भी इनका निर्माण नहीं कर सकता है। जैसे भू संसाधन या फिर भूमि संसाधन। भूमि संसाधन कौन से होते हैं, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या भूमि का को हम तुम लोग निर्माण कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे, कोई भी भूमि का निर्माण नहीं कर सकेगा। अनेक कार्य उपयोगी हैं, अनेक कार्य उपयोगी है, जैसे भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत के प्रमुख भूमि क्षेत्र कौन कौन से, जो भूमि क्षेत्र भारत के हैं वो भी प्रकृति के ही तो देन है, हम तुमने थोड़ी उसको निर्माण किया है। जैसे वनों के अधीन क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो वनों के अधीन हैं, कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो वनों के अधीन है, जो वनों के अधीन क्षेत्र, वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों ही पृथक हैं, दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र और सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जैसे जहां वन विकसित हो सकते हैं। जो सरकार जब इसका सीमांकन जैसे उसको वर्गीकृत करती है तो कहाँ पर विकसित वन है, कहाँ पर आरक्षित वन है, कहाँ पर संरक्षित वन है, कहाँ पर अवर्गीकृत वन है। तो वनों की कैटेगरी और वनों किस प्रकार के वन पाए जा रहे हैं तो उसी आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। वनों के वर्गीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम से हमारे देश में घने क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई है। अगर जैसे वन रोपण कार्यक्रम, वर्गीकरण के बाद में वन रोपण कार्यक्रम अपनाया गया था, जिससे क्या हुआ, अगर वन रोपण कार्यक्रम को अपनाएंगे और वन यदि पौधों को लगाएंगे तो वनों में क्या होगी, वृद्धि ही तो होगी। किसी रहित अन्य भूमि
कृषि रहित अन्य भूमि, जहाँ पर कृषि का कार्य नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या वन उत्पादित किए जाए। जैसे जिस भूमि पर कृषि नहीं की जाती है इस भूमि में निरंतर कमी आ रही है। निरंतर क्या कमी आ रही है। स्थायी चारागाह तथा अन्य चराई भूमि। चारागाह क्या कहलाता है? चारागाह होता है जहां पर जो भेड़ बकरियां घास चरने के लिए जाती हैं, वो क्या कहलाता है? चारागाह। और जहां पर भेड़ बकरियां, जैसे देश में कई भागों में इस प्रकार की भूमि को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाए। चारागाह भूमि कौन सी कहलाती है? जैसे जहां पर पहले डले रहते थे तो वहां पर गाय भैंसें बकरियां चरते चरते उसमें जो पेड़ पौधे उगने वाले थे तो उनको नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद में आज क्या होने लगा, वहां पर कृषि का कार्य प्रारंभ कर दिया। कौन सा? कृषि का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। कौन कौन सी भूमि ऐसी है जो वृक्षों, फसलों और उपवनों के अधीन है? जिस पर बाग व अनेक प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। जिस पर बाग भी पाए जाएं वो अनेक प्रकार के क्या पेड़ भी पाए जाएं, वो कौन सी? वृक्षों, फसलों व उपवनों वाली भूमि कहलाती है। जैसे खाद्यान्न पूर्ति के लिए बहुत से भाग पर कृषि की जाती है। कृषि योग्य परंतु बंजर भूमि। कृषि योग्य परंतु बंजर भूमि जो किसी भी काम के लिए उपयोगी नहीं है उसे क्या बोलेंगे? बंजर भूमि। जो किसी काम की भूमि नहीं है वो कौन सी कहलाएगी? बंजर भूमि। जैसे जिस पे अपन कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं वो कौन सी कहलाएगी? बंजर भूमि। आधुनिक तकनीकी द्वारा उत्तम बीज, खाद तथा सिंचाई की व्यवस्था करके कृषि के लिए प्रयोग संभव। अगर जो पहले की जो बंजर भूमि है वहाँ पर उत्तम बीज यानी अच्छे किस्म के बीजों की और खाद वगैरह सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध करा करके वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करा करके अपन कृषि कार्य उस पर प्रारंभ कर सकते हैं। क्या कृषि कार्य अपन वहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे पर्ग भूमि कौन सी कहलाती है? वह भूमि जिस पर पहले कृषि की जाती थी। पर्ग भूमि वह कहलाती है जिस पर पहले कृषि की जाती है लेकिन आज के समय में कृषि नहीं की जाती है। जैसे मान के चलो कोई रेल मार्ग ले लो, पहले वहाँ पर कृषि की जाती है, आज के समय में रेल मार्ग निकल गया तो वहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, क्योंकि वो तो रेल मार्ग के द्वारा कहीं पर ऊंचा नीचा होता है तो उसमें क्या ऊंचे बना देते हैं ना, ट्रेन की पटरी के लिए समतल सड़क बना देते हैं पटरी के लिए, तो वहाँ पर कृषि थोड़ी की जाएगी। जैसे निरंतर कृषि से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। जैसे निरंतर अपन एक ही किस्म की फसल का उत्पादन करेंगे तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति होती है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? क्षीण होती जाती है, कम होती जाती है। आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। जो भूमि जो बंजर है तो वो आर्थिक दृष्टि से कहाँ से लाभदायक होगी? आर्थिक दृष्टि से कहाँ से लाभदायक होगी? कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की भूमि को जैसे मान के जो बंजर हो गई और कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया और उसमें फसल वगैरह अच्छी तरीके से नहीं आ रही है तो कुछ समय के लिए क्या उसको खाली छोड़ दिया जाता है, और खाली छोड़ने के बाद में फिर उसमें जो कीट पतंगे जितने भी खरपतवार उगते हैं उसी में सड़ते गलते रहते हैं, तो धीरे धीरे उसमें उपजाऊ क्षमता नहीं कितनी वापस आ जाती है। इससे भूमि फिर से उर्वरक शक्ति का विकास हो जाता है। जो मतलब उपजाऊ क्षमता होती है तो उससे जहीं कहीं फिर से विकास हो जाता है। यह कृषि योग्य भूमि या कृषक्त भूमि जिस पर वास्तविक रूप से कृषि की जाती है।
कृषक भूमि या कृषि योग्य भूमि वही कहलाती है जिस पर वास्तविक रूप से कृषि की जाती है, उसे कृषि योग्य भूमि ही कहेंगे। भारत में लगभग आधी भूमि पर कृषि की जाती है। जो भारत के क्षेत्रफल के आधार पर जो आधी भूमि है ना, उस पर लगभग आधे क्षेत्रफल पर क्या कृषि कार्य किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक भारत में ही कृषि कार्य किया जाता है। भूमि मृदा संसाधन का संरक्षण, जो मृदा का संरक्षण है, संसाधन है, उसका संरक्षण कैसे करेंगे? मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखेंगे, मिट्टी के अपरदान एवं क्षय को रोका जाता है। जो मिट्टी का अपरदान हो रहा है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, इसकी मिट्टी का जैसे अपरदान हो रहा है तो उसमें क्या किस प्रकार से रोकेंगे? अपन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा के इसको रोकेंगे। जैसे इनके उपाय कौन कौन से हैं? जैसे वन रोपण, यदि मृदा अपरदान हो रहा है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? वहाँ पर वन रोपण करना चाहिए, क्योंकि वन जो होते हैं जो वहाँ की जो मिट्टी को जकड़े रहते हैं, जिससे क्या पानी के बहाव से वहाँ की मिट्टी का अपरदान यानी मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी खेती करेंगे? सीढ़ीदार, जिससे अगर ऊपर से मिट्टी कट रही है तो नीचे जम जाएगी। अति पथराई, जैसे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर है। स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण पाएंगे और वैज्ञानिक विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि का? वैज्ञानिक विधि का ज़्यादातर उपयोग करेंगे। जल संसाधन। अब जल संसाधन कौन से संसाधन? जल संसाधन। जल बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन, जल का कोई मूल्य नहीं है। जल कैसा एक बहुमूल्य संसाधन है। देश में सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार है। अगर किसी प्रकार का अपन सामाजिक या आर्थिक विकास करना तो जल के बगैर अपन नहीं कर सकते। देश के सामाजिक आर्थिक विकास का क्या है? मूल आधार जल ही है। क्या है? मूल आधार जल ही है। भारत में ताजे जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। क्या? अपने भारत में ताजे जल का स्रोत की बात करेंगे तो क्या है? वर्षा है। बरसात का जो पानी होता है वही ताजे जल का मुख्य स्रोत है। जैसे बात कही जाए इसके उपयोग की, तो सिंचाई में अपन 78% उपयोग करते हैं। कितना? 78% अपन क्या में सिंचाई में उपयोग करते हैं। और उद्योगों में कितना करते हैं? 5%। उद्योगों में कितना? 5%। घरेलू उपयोगों में कितना? 6% घरेलू उपयोगों में करते हैं। और ऊर्जा संसाधन की बात करें तो कितना? 3% करते हैं। और अन्य संसाधन की बात कहेंगे तो अन्य संसाधनों कितना? 8% करते हैं। सिंचाई की बात कहेंगे, सिंचाई जो अपन खेतों वगैरह में पानी देते हैं ना, वो कहलाता है सिंचाई। सिंचाई की बात कहेंगे तो कितना? 78% सिंचाई के माध्यम से अपन जल उपयोग करते हैं। और जो घरेलू कार्य होते हैं, घरेलू कार्यों में कम से कम कितना? 6% उपयोग में लाते हैं। उद्योगों की बात कहेंगे तो 5%, ऊर्जा में 3%, अन्य उद्योगों में कितना? 8% करते हैं। जैसे अन्य, जैसे कुछ बहा के चला जाता है कुछ ऐसा। धरातलीय जल कौन सा? धरातलीय जल। धरातलीय जल कौन सा होता है? सतही जल। जैसे जो सतही जल होता है उसे धरातलीय जल कहते हैं। जैसे ये जल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? जैसे नदियों में सतही जल होता है, झीलों में सतही जल होता है, तालाबों में सतही जल होता है, अन्य जलाशयों में क्या कौन सा? सतही जल। उनको भी सतही जल कहा जाता है। सर्वाधिक सतही जल कहाँ पर? नदियों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सतही जल की बात करें तो कहाँ पर? नदियों में पाया जाता है, क्योंकि निरंतर उनका पानी कैसा? बहता रहता है। तो सतही जल सबसे ज़्यादा नदियों में पाया जाता है। अपने भारत में तो बहुत सी नदियाँ हैं। कुछ धरातलीय जल का लगभग 60% भाग भारत की 3 प्रमुख नदियों यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में होकर बहता है। भारत का 60% जल का भाग 3 नदियों से होकर बहता है। 3 नदियों से होकर बहता है। और 3 नदियां कौन सा? पहला है सिंधु, दूसरी है गंगा, तीसरी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों से होकर भारत का लगभग कितना? 60% भाग
बह के चला जाता है सतही जल। 60%, 40% बचता है बाकी पर। जो तुम्हारा जो झीलें हैं, बाकी की जो नदियां हैं, जो 3 नदियों को छोड़कर बाकी की जो नदियां हैं, और जैसे मान के चलो अपने क्षेत्र की नदियों की बात कहेंगे तो इन्हीं नदियों में जाता है इनका पानी, गंगा नदी में जाता है। जैसे भूम या भूगर्भित जल, लगभग 42% भूमि जल भारत के विशाल मैदानों के राज्यों में पाया जाता है। विशाल मैदान के राज्यों में पाया जाता है। जैसे अकेला उत्तर प्रदेश में भूमि जल की क्षमता कितनी है? 19%। अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में 19% जल कौन सा? भूमि जल का उपयोग किया जाता है। 19%। जैसे नेक्स्ट है भूमि जल का उपयोग। जैसे कृषि में लगभग 92% करते हैं। कितना? 92% कहाँ पर? कृषि में करते हैं। 92% कृषि में करते हैं। और शेष 8% का में घरेलू उद्योगों तथा अन्य कार्यों में करते हैं। इसका घरेलू तथा अन्य उद्योगों में करते हैं। जल संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण। जल संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण कैसे कर सकते हैं अपन? तो इसका उद्देश्य जल के स्रोतों को हास्य से बचाना। कैसे? हास्य से बचाना। जैसे कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? नदियों में बांध बनाकर इनका संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा जल को संग्रहण करके इनका संरक्षण किया जा सकता है। सिंचाई तकनीकों को अपना करके और इन वाटर हार्वेस्टिंग को लोकप्रिय बनाकर जल का संरक्षण किया जा सकता है। और भी होता है। जैसे मान के चलो मेड़ाबंदी करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। क्योंकि जो मेड़ाबंदी होती है, जो तलैया वगैरह बनाते हैं अपन, इससे क्या होता है कि वहीं का वहीं पानी रिस जाता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो इससे क्या होता है? जो जल स्तर होता है, जब जमीन का जल स्तर होता है, वो लेवलिंग में बना रहता है। जैसे जल संरक्षण एवं प्रबंधन में कार्यरत संस्था केंद्रीय जल उद्योग कब? 1945 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय भूजल बोर्ड 1970 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 1978 में स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय जल बोर्ड 1990 में स्थापित किया गया था। जैसे नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति, केंद्र सरकार ने 3 नीतियां बताई हैं। कौन कौन सी केंद्र सरकार ने 3 नीतियां बताई हैं? पहली नीति तो है राष्ट्रीय जल नीति 1987 में। पहली नीति बताई थी राष्ट्रीय जल नीति कब केंद्र सरकार ने बताई थी? 1987 में बताई थी राष्ट्रीय जल नीति। क्या बताया था इसमें? राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन संबंधी प्रथम नीति, जिसे प्रमुख उद्देश्य इसका था जल का राष्ट्रीय हित में प्रबंधन करना। राष्ट्रीय हित में क्या करना? प्रबंधन करना। इस नीति में जल के विकास संबंधी योजना बनाने का अधिकार राज्य सरकारों द्वारा किया गया। किसके? राज्य सरकारों को ये प्रावधान दिया गया था कि इस प्रकार से इसका संरक्षण करना है। जो दूसरी राष्ट्रीय जल नीति अपनाई थी 2002 में। कब? 2002 में। तो ये 1987 के स्थान पर नई नीति को अपनाया गया था। जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों को जल प्रयोग गैर परंपरागत तरीकों से आदि महत्वपूर्ण तत्वों को स्वीकार किया गया था। इसमें जो 2002 में राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया गया था। सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? पेयजल, यानी पीने योग्य जल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था।
और जो तीसरी राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया गया था तो 2012 में, कौन सी राष्ट्रीय जल नीति 2012 में अपनाई गई थी। इस नीति की प्रमुख विशेषता थी जलीय स्रोतों के पुनर्वर्गीकरण कर रख रखाव, मरम्मत तथा जलवायु का परिवर्तन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। काय का जल स्तरों के पुनर्वीकरण और इसका रख रखाव, मरम्मत और जलवायु का क्या करना है, परिवर्तन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रत्येक राज्य में जल विनायक प्राधिकरण की स्थापना और पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग करना। पड़ोसी देशों के साथ कैसे सहयोग करना, द्विपक्षीय सहयोग का करना। फिर इसके बाद में 2019 में एक नीति को और अपनाया गया था, कौन सी, अटल भूजल योजना। 2019 में किसको अपनाया गया था, अटल भूजल योजना। इसका आरंभ 25 दिसंबर 2019 में हुआ था, 25 दिसंबर 2019 में। इसका उद्देश्य था भूजल स्तर को ऊपर उठाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भूजल स्तर को कहाँ, ऊपर की ओर उठाना। किसानों को फायदा पहुंचा इससे, किसानों को भी काफी फायदा पहुंचा इससे। योजना की प्रमुख बातें कौन कौन सी थी, क्रियान्वयन जल संसाधन की नदी विकास और गंगा संरक्षण को मंत्रालय द्वारा इसको क्रियान्वयन किया गया था। किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडार करने का प्रावधान किया गया था। किसानों की आय कितनी दोगुनी करने का प्रावधान किया गया था। जैसे नेक्स्ट है महासागरीय संसाधन, कौन सा, महासागरीय संसाधन। अन्य प्राकृतिक संसाधन की तरह महासागरीय संसाधन की महत्वपूर्ण संसाधन में जैसे खनिज संसाधन, खनिज में मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा कोबाल्ट, निकेल, तांबा और लोहे जैसे के सल्फाइडों के टुकड़े पाए जाते हैं इसमें खनिज संसाधन में। भारत में पश्चिमी तट में पूर्वी तट की तुलना में अधिक संसाधन ये प्रमुखता पाए जाते हैं। भारत का पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट की तुलना में ज़्यादातर जो संसाधन पाए जाते हैं खनिज संसाधन। जैसे बॉम्बे हाई में कहेंगे तो 750 करोड़ टन का पेट्रोल भंडार है। कहाँ पर, बॉम्बे हाई में कितना, 750 करोड़ टन का पेट्रोल भंडार है। कहाँ पर, बॉम्बे हाई में। पूर्वी तट की बात करेंगे तो कावेरी, गोदावरी तथा महानदी के डेल्टाई में अधिक प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल भंडार हैं। पूर्वी तट की बात करेंगे तो कावेरी, गोदावरी और महानदी के डेल्टाई जो क्षेत्र है इसमें प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल भंडार यहाँ पर स्थित हैं। जैसे जैव संसाधन, ये समुद्री जैव संसाधन कौन से, पादप, प्लैग प्राणी, प्लैग जल कृषि तथा मत्स्य इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन कौन कौन से थे, जैसे ऊर्जा संसाधन जिससे अपन को ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जी क्या है, ऊर्जा संसाधन। जी कितने, दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा। जैसे ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं, ऊर्जा के परंपरागत साधन है जो पुनः निर्माण करके हजारों वर्षों तक के जिनका उपयोग किया जाता है, जो ऊर्जा के कौन से परंपरागत साधन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। ये क्या है, ऊर्जा के परंपरागत साधन है। कौन से, परंपरागत साधन। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, जिनका एक बार उपयोग करने से द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। जैसे
सौर ऊर्जा है, जैसे इनका एक बार प्रयोग करने पर दोबारा भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। तो ये क्या क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन कहलाएंगे। महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से? जैसे कोयला के प्रकार। कोयला के प्रकार कितने? कोयला 4 प्रकार का कोयला होता है। जैसे पीट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। तो ये कोयला के प्रकार हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।